अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जुल्म, जबर और ताकत का वहशियाना इस्तेमाल इस खित्ते में कश्मीर के अलावा शायद ही किसी ऐसे महदूद इलाके में हुआ हो। 1 साल से वादी के लोग घरों में बंद हैं, उनका दुनिया से राब्ता बिल्कुल मुनक़ते हो गया है। मकबूजा कश्मीर में तिजारत और मईशत दोनों तबाह हो चुके हैं, जबकि माशरत पर भी निहायत मनफी असरात मुरतब हुए हैं। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। उस इलाके की मुसलमान अक्सरियत भारतीय इस्तिबदाद के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि कभी भी वो झुकने को तैयार नहीं थे और ना होंगे और ना ही हो सकते हैं। कश्मीरियों ने नस्ल दर नस्ल उन्होंने आज़ादी के ख्वाब देखे हैं, और सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखे बल्कि उसके लिए अमली जिदोजहद की लाजवाल मिसाल भी कायम की है। नाज़रीन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ख़ानदान और कश्मीरियों में उनकी एक वक्त पे मकबूलियत और मकाम के बारे में कौन नहीं जानता। वो और दीगर कश्मीरी रहनुमा महाराजा कश्मीर के ख़िलाफ़ जिदोजहद का आगाज़ भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने से 1 दिहाई से पहले से कर चुके थे। अक़लियत और अक़लियत में से भी सिर्फ एक डोगरा ख़ानदान रियासत पर काबिज़ था। कैसे डोगरों ने अंग्रेज़ों से कश्मीर हासिल किया, ये साजिशों और धोखाधड़ी की एक लंबी दास्तान है। जब महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान को चकमा देकर भारत के साथ इल्हाक करने का फैसला किया था, उस वक्त शेख अब्दुल्ला महाराजा की कैद में थे। भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू की शेख अब्दुल्ला से गहरी दोस्ती थी। मतनाज़े अम्र यह भी है कि भारतीय फ़ौजें पहले रियासत कश्मीर में दाखिल हुई थी, यहाँ इल्हाक़ी दस्तावेज़ पर महाराजा ने पहले दस्तखत किए थे। नाज़रीन, नेहरू की पहली शर्त ये थी कि न सिर्फ शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाए बल्कि फ़ौरी तौर पर उसे रियासत का वज़ीर आज़म भी बना दिया जाए, और फिर यही हुआ। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत की कि यहाँ से दखल अंदाज़ी का इर्तिकाब हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कबायली लश्कर कश्मीरियों के साथ मिलकर डोगरा और भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े। भारतीय वज़ीर आज़म इसी से खौफज़दा होकर सलामती कौंसिल पहुंच गया था, और जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तजवीज़ रखी कि जम्मू और कश्मीर रियासत में इस्तिस्वाबे राय कराया जाए, यानी कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने दिया जाए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फ़ौरन मान गए। और उस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को एक टेलीग्राम भी भेजा था कि जूँ ही हालात बेहतर होंगे, कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला रायशुमारी से कराया जाएगा। लेकिन अफसोस, हालात आज तक ठीक नहीं हो सके। रायशुमारी की तजवीज़ पंडित नेहरू इसीलिए मान गए थे कि उन्हें यकीन था कि शेख अब्दुल्ला अपनी मकबूलियत के सहारे कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ करा देंगे। लेकिन तब तक जम्मू और कश्मीर के अंदर ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके थे, और भारत ने जब देखा कि नताइज उसके हक़ में नहीं आएंगे तो रायशुमारी से साफ इनकार कर दिया, बल्कि पैंतरा ही बदल दिया कि रियासत में इंतखाबात को ही रायशुमारी लिखा और पढ़ा जाएगा। शेख अब्दुल्ला को अपनी गलतियों का एहसास उस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर चुका था। भारतीय आइन की जब तैयारी हो रही थी तो कश्मीर की हैसियत के बारे में भी सवाल उठे थे, और शेख साहब को यकीन था कि वो भारत के अंदर एक खुद मुख्तार रियासत का वजूद बनवा सकेंगे। इस मखसूस शिक को जो अब मोदी सरकार ने मतरूह करार दे दी है, के बारे में जो समझौता हुआ था, अगले ही दिन आइन साज असेंबली ने लफ्ज़ों की हेर फेर से उसकी हैसियत को कम कर दिया था। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था कि आइनी तरमीम के ज़रिए नहीं बल्कि सदारती हुक्म से कश्मीर की रियासती हैसियत को तब्दील कर दिया गया है। एक वक्त आया जब शेख अब्दुल्ला ने कोशिश की कि वो जम्मू कश्मीर रियासत को जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करके, कुछ अंदरूनी दबाव पैदा करके और फिर बैरूनी ताकतों की पुष्टपनाही हासिल करके एक खुद मुख्तार हैसियत दिला देंगे। उन्होंने पंडित जी से इस बारे में दोस्ताना अंदाज में बात छिड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, कोई ऐसी काविश करने की कोशिश की तो हम आपके गले में सोने की जंजीर पहना देंगे। इसका जिक्र शेख साहब ने अपनी सवानिया उम्री आतिश चनार में किया है। शेख साहब की तरफ से इसरार ज़्यादा हुआ और ज़िद बढ़ी तो उन्हें अपने ही किसी घर में कई वर्षों तक बंद कर दिया गया था। तमाम सहूलतें मुहैया थीं सोने की जंजीर के साथ, मगर आज़ादी और इक़्तिदार से बरसों वो महरूम रहे। जब दोबारा अपनी पुरानी नौकरी और तनख्वाह पर राज़ी हुए, और ये गालिबन सानिहाए मशरक़ी पाकिस्तान के बाद हुआ, तो सब खोई हुई चीज़ें उन्हें वापस मिल गईं, मगर कश्मीरी और कश्मीर उनके हाथ से निकल चुके थे। बाद के अदवार में उनका ख़ानदान और उनकी सियासी जमात
नेशनल कॉन्फ्रेंस इलाहाक रखकर बची कुची खुद मुख्तारी को महफूज करने की तगोदो करती रही। हमेशा भारतीय हुकूमतें कवानीन और पॉलिसियाँ ऐसी बनाती रहीं कि कश्मीर का इनफरादी तशख़्ख़ुस और आइनी हैसियत तहलील हो जाए। मकबूजा इलाकों के कश्मीरी अवाम उन पॉलिसियों के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करते रहे और मुतबादिल सियासी क़यादत की तरफ भी मायल हुए। फिर यह हुआ कि भारतीय हुकूमतों की साजिशों से कश्मीर के नाम नहाद इंतखाबात में धांधलियाँ होने लगी ताकि मनपसंद सियासी ताकतें बरसर इक़्तिदार आएँ। यही अवामिल थे कि नौजवान कश्मीरियों ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद को नया रुख देकर एक नए मकाम पर पहुँचा दिया। भारत ने फौजकुशी, मार धाड़, पकड़ धकड़ जैसे तमाम साम्राज्य हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन वो कश्मीरी अवाम की सोच को न बदल सका। कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत आज भी ज़िंदा और कायम व दायम है। तब से इन्हीं हालात में कश्मीरियों की तीसरी नौजवान नस्ल अपने हुकूक की जंग में मैदान अमल में है। मर्द, औरतें और बच्चे बूढ़े सब उठ खड़े हुए हैं। सब एक ही ख़ानदान की हैसियत से जुलूस निकालते और सड़कों पर चलते हुए आज़ादी के नारे बुलंद करते हैं और भारतीय फ़ौज उन निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाती है। एहतजाज तो मज़ाहिमत की सिर्फ़ एक सूरत है। कश्मीरियों की मज़ाहिमत अब कई रंग और कई जोहते हैं। ये मज़ाहिमत शायरी, अदब, लोक कहानियों, समाजी बयानिए, गीतों और मौसीकी तक में नज़र आती है। हाथों से मज़ाहिमत हो तो नज़र भी आती है और कुचल भी दी जाती है, लेकिन जब ये दिलों में उतर जाए और शायर, अदीब और मौल्लम की ज़बान बन जाए तो इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। और तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। भारत के पास फ़कत एक बड़ी रियासत की बड़ी फ़ौज और हर जुल्म करने के घिनौने मंसूबे और कब्ज़ागिरी है। इससे दिलो दिमाग नहीं जीते जा सकते और हर जुल्म के बाद आज़ादी की तड़प का बढ़ना फितरी बात होती है। तारीख़ का फ़ैसला इतना जल्दी नहीं होता। कश्मीर का तनाज़ा अभी ज़िंदा है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद कमज़ोर नहीं हुई बल्कि ज़्यादा ताकतवर होकर उभरी है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को मैंने देखा है कि वो जिस भी मुल्क में जाएं, जहाँ भी रहें, उनकी शनाख्त, कौमियत और जज्बा आज़ादी ज़मान व मकान तब्दील नहीं कर सके। कश्मीर और कश्मीरियों को क्यों भूलें, वो आज भी हैं और कल भी होंगे।